3D की बिगनिंग है। यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहां से वेक्टर अलजेब्रे से लग गया है, और थोड़ा और भी यहाँ रिवीजन करा देता हूँ। पॉइंट इन स्पेस की, स्पेस में हम पॉइंट कैसे लेते हैं, और जिस रूम में आप बैठे हैं उसके कॉर्नर को ओरिजिन ले लेते हैं, और उसकी लेंथ को एक्स एक्सिस लेना, उस रूम की विड्थ को वाई एक्सिस, उस रूम की हाइट को जेड एक्सिस ले लीजिए। अगर आप एक्स डिस्टेंस चलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई डिस्टेंस चलते हैं अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस वाई डिस्टेंस चले, अलोंग वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस चले, और फिर ऊपर की तरफ चले जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जेड डिस्टेंस चले, इधर एक्स डिस्टेंस चले, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस चले, और फिर ऊपर की तरफ जेड डिस्टेंस चले। ऊपर की तरफ जब जेड डिस्टेंस चलोगे तो आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है ना, फैन की मोटर, वहां पहुंच जाओगे आप। फैन की मोटर को ध्यान से देखो, वही पॉइंट है एक्स बाई जेड, एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, बाय अलोंग बाई एक्सिस, और जेड अलोंग जेड एक्सिस। तो पहुंच जाते हैं फैन का जो मेन पॉइंट है ना, ब्लेड को छोड़ के जो बीच का पोर्शन है उसे, वो मोटर होता है उसके अंदर, इसलिए मोटर वाला पॉइंट, वहां पहुंचोगे, वो एक्स बाई जेड है। उसी एक्स बाई जेड को हम लोग एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के भी बोल सकते हैं। उसी एक्स वाई जेड को वेक्टर आर भी बोल सकते हैं। ये तीनों नोटेशन सेम है। 3D में सारे नोटेशन साइमल्टेनियस चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट, वो तो रहेगा आपका एक्स बाई जेड, याद रहे। सारी 3D में मूविंग पॉइंट वेक्टर आर लेते हैं या एक्स बाई जेड लेते हैं, नोटेशन याद कर लो। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे, जैसे सर्कल की इक्वेशन आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ 3D में भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो 3D में जो इक्वेशंस हैं वो एक्स बाई जेड में होंगी या वेक्टर आर में होंगी। वेक्टर आर एक्स बाई जेड तीनों को डिनोट कर देता है एक साथ, तो हम वेक्टर आर 3D यूज करेंगे। इक्वेशन एक्स वाई की जगह पे, इसकी जगह पर वेक्टर आर टाइप समथिंग वी विल बी यूजिंग। तो ये मूविंग पॉइंट। फिर आपको फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है 3D के अंदर। तो फिक्स पॉइंट कुछ ऐसे अज्यूम करोगे, फिक्स्ड पॉइंट, इसी P को मान लो कोई डी ए बी सी, तो ए बी यूज है ना, सी कर देता हूं, उसे वेक्टर R1 बोलेंगे। R1, R1 मीन्स व्हाट, X1 I, Y1 J, Z1 K। नोटेशन है, नोटेशन याद करके रखिए। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड X1 Y1 Z1। तीनों बातें सेम रहेंगी सारी 3D के अंदर। मान लो किसी पॉइंट D की जरूरत पड़ जाए वेक्टर R2, तो यस R2 क्या होगा, X2 I प्लस Y2 J। इनसे ये जनरली फिक्स पॉइंट को डिनोट करेंगे, और मूविंग पॉइंट को, आर्बिट्रेरी पॉइंट को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं रफली। सो दिस इज X2 Y2 Z2, ठीक है। कई ऑथर्स इसे वेक्टर बी भी बोल देते हैं, इसे वेक्टर बी बोल देते हैं। हम लोग R1 बोलेंगे। R1 R2 R3 थोड़े अच्छे लगते हैं और इजी पढ़ते हैं, ठीक है। और वेक्टर कैलकुलस है, वो उसमें ये यूज होते हैं, तो वहां के लिए फिर कंपैटिबल भी बन जाता है। तो R1 R2 R3 एज्यूम करना सीख गए, वेक्टर आर सीख गए, और पॉइंट इन स्पेस ये होता कहां पर है, टॉप स्पेस में होता है, वो सीख गए, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। कोई बात आपको मन में डाउट लगे तो पूछ सकते हैं। सर एक बार ये एंगल्स कैसे क्या बन रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए, ये 90 डिग्री एंगल्स। बता देता हूँ, इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था, बता देता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। ये इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री,
ये तो सीधा सीधा 90 डिग्री है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके रूम का जो लेंथ है और जो विड्थ है, लेंथ और विड्थ वो क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो विड्थ और रूम की जो हाइट है उसके बीच के इस एंगल का ट्रबल नहीं है, फुल एंगल का इसका ट्रबल नहीं है। ट्रबल थोड़ा इसमें आता है, इसमें आता है, तो मैं आपको समझा सकता हूं, थोड़ा आप इंटरेस्ट लो तो कोई लोग जो इंटरेस्ट ले सकते हैं इंटरेस्ट ले, मैं बताता हूं। ये तो आपका ओरिजिन है, 3 डायमेंशनल ओरिजिन है, 0 0 0 है। इसके बाद x इधर चले, y इधर चले, तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना वो x, y, 0 है। x by 0 आप ध्यान से देखो, आपके रूम में जो फैन का मोटर है उसके ठीक नीचे वाला पॉइंट है ये x by 0। ओरिजिन ये लेंथ की तरफ x चले, फिर विड्थ के पैरेलल चले y, तो x by 0 ये पहुंचे जाके आप ये पॉइंट फैन के ठीक नीचे है, ये पॉइंट फैन के ठीक नीचे, और ओरिजिन जो है वो आपके रूम का कॉर्नर है। रूम के कॉर्नर से इसे ज्वाइन कर दो B को, फैन के नीचे वाले पॉइंट को रूम के कॉर्नर से ज्वाइन कर दो, और उसके बाद फैन के मोटर की तरफ चलो, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई पड़ेगा। और रूम में ही देख सकते हो, फिजिकली देख सकते हो, फिगर में तो ऐसे ही बनेगा उल्टा पुल्टा। ये ओरिजिन है और ये x by 0 है, वो फैन के नीचे वाला पॉइंट है। फैन के नीचे वाले पॉइंट को ओरिजिन से आप ज्वाइन करके देखो, कॉर्नर से ज्वाइन करके देखो, तो कॉर्नर से जब फैन के नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे और इधर इस पॉइंट को फैन के साथ ज्वाइन करोगे, तो आपको ये परपेंडिकुलरिटी क्लियर क्लीन नजर आएगी। उतना आपको करना पड़ेगा जो मैंने बताया। ठीक है बेटा? यस सर। अब आगे चलते हैं। पॉइंट्स ऑन एक्सिस, बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है कि एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा है, वाई एक्सिस का पॉइंट कौन सा है। तो एक्स एक्सिस पर 3D में जो पॉइंट है वो x 0 0 टाइप का लिया जाता है, इस लेंथ को x अज्यूम करते हुए x 0 0। वाई एक्सिस का पॉइंट लिया जाएगा 0 y 0, और z एक्सिस का पॉइंट लिया जाएगा 0 0 z। ये पॉइंट्स हैं। अगर ये लेंथ y है तो पॉइंट 0 y 0, ये लेंथ z है तो 0 0 z। लेंथ बदलते हो तो पॉइंट भी बदलेगा। x की वैल्यू मान लो आप स्मॉल a लेते हो तो ये a 0 0 हो जाएगा, y की वैल्यू मान लो b लेते हो तो पॉइंट 0 b 0 नजर आएगा, z की वैल्यू c लेते हो तो पॉइंट 0 0 c मालूम पड़ेगा। अगर a की वैल्यू 1 लेते हो फर्दर तो ये पॉइंट 1 0 0 दिखाई पड़ेगा, और b की वैल्यू 1 लेते हो तो ये पॉइंट 0 1 0 नजर आएगा, c की वैल्यू 1 लेते हो तो ये पॉइंट आपको 0 0 1 नजर आएगा। ठीक है, ये है पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह अज्यूम करते हैं। ठीक है बेटा? कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप पूछोगे तो कुछ न कुछ बताऊंगा आपको। ये आ गया कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, इसके अंदर ये एक्स ओ वाई जो है ना, ये फ्लोर है आपके रूम का ना, फ्लोर है एक्स ओ वाई, तो फ्लोर की इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू 0, क्योंकि फ्लोर पर कोई भी पॉइंट लें उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए फ्लोर की इक्वेशन जेड इक्वल टू 0, जिसे एक्स बाई प्लेन कहते हैं। एक्स बाई प्लेन बोलो या एक्सो बाई प्लेन, एक ही बात है। एक्स बाई प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सो बाई प्लेन, और इसे z इक्वल टू 0 सिंगल इक्वल z इक्वल टू 0 यहां लाइन रिप्रेजेंट नहीं करती, z इक्वल टू 0 सारे प्लेन को एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लोर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है z इक्वल टू 0। इसी तरीके से बाईजेड प्लेन है। बाईजेड प्लेन किससे बना? विथ, जो आपके रूम की विथ और हाइट वाली ये जो वॉल है, विथ और हाइट से मिलके जो वॉल है वो बाईजेड प्लेन है।
और लेंथ हाइट से मिलके जो बॉल है वो आपका ZX प्लेन है। तो YZ प्लेन की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। YZ प्लेन में इस एरिया में कोई भी पॉइंट लोगे ना तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। दोनों कोऑर्डिनेट रिमेनिंग BC टाइप के कोई होंगे, 0 Y1 Z1, लेकिन उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा इस वाले में, और इसीलिए इसका नाम ही रख दिया x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x बाई प्लेन z इक्वल टू 0। x बाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लोगे तो x बाई z उसका 0 ही होगा। इसी तरह ZX प्लेन में y ऑलवेज 0 होता है, तो ZX प्लेन का स्टैंडर्ड पॉइंट कभी लेना हो तो x 0 z टाइप का पॉइंट होगा वो। ठीक है, कोई डाउट हो जरूर पूछिए। अच्छा, पॉइंट को मैंने बता दिया बिगिनिंग में कि किसी भी पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, 0i y1j z1k, एनी पॉइंट कैन बी कन्वर्टेड टू पोजीशन वेक्टर। पॉइंट की बात कर। अच्छा, अब इसमें प्लेन्स तो हो गए। अच्छा, प्लेन में नॉर्मल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये z इक्वल टू 0 है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं, फ्लोर है, तो फ्लोर डिपेंड्स ऑन इट्स नॉर्मल फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्शन। तो अगर इसका हम डायरेक्शन पूछें तो इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसके हम नॉर्मल की डायरेक्शन आपसे पूछ सकते हैं। इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, तो नॉर्मल टू फ्लोर है z एक्सिस। नॉर्मल टू फ्लोर, फ्लोर का मतलब z इक्वल टू 0 इज, इस प्लेन का नॉर्मल कौन है? z एक्सिस, दैट इज k। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन k है। z इक्वल टू 0 का कोई नॉर्मल पूछे तो वो यूनिट वेक्टर k से डिनोट करते हैं। इसी तरह नॉर्मल टू x इक्वल टू 0, जो YZ प्लेन है तो x इक्वल टू 0, उसका नॉर्मल अपना z कनेक्टेड विद k है ना, तो x z कनेक्टेड विद k, तो x कनेक्टेड विद i होगा इसका नॉर्मल। और नॉर्मल टू y इक्वल टू 0, तो y कनेक्टेड विद j, और z इक्वल टू 0 का तो नॉर्मल साफ दिखता है, और रिमेनिंग सिमिलरली रिमेनिंग कैन बी सीन। तो इस तरह इनके नॉर्मल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मल, और नॉर्मल का क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो भी होता है। जैसे k है तो k को डायरेक्शन रेशियो में कैसे लिखेंगे? ऐसे लेस ग्रेटर, i कंपोनेंट 0, j कंपोनेंट 0, k कंपोनेंट 1, ये डायरेक्शन रेशियो है उस नॉर्मल के। डीआर आपको सिखाए थे मैंने, फुल वेक्टर के डीआर सिखाए थे। तो k के डीआर क्या होंगे? 0 0 1। i के डीआर क्या होंगे? 1 0 0, कभी जरूरत पड़ जाए तो ये देखो। और j के डीआर क्या होंगे? 0 0 0 1 0, ये इसके डीआर है। तो प्लेन के नॉर्मल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और अभी तो स्टार्टिंग है, ये घबराना नहीं, इनको देख देख यही तो लर्न करना है आगे आपको। ठीक है, आगे धीरे धीरे लर्न कर लोगे। तो मेरी थोड़ा आदत है थोड़ी एक्स्ट्रा बताने की, फिर आगे चल के इसकी रिवीजन होगी तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, अभी कोई भी ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूले से स्टार्ट होती है, चाहे वो 2D हो, 3D 4D 5D, सब में किसी न किसी फॉर्म में डिस्टेंस फार्मूला एग्जिस्ट करता है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया वेक्टर r1, नोटेशन पहले बताया हुआ, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k को फ्रीली हम लोग वेक्टर r1 कहते हैं। और x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k को फ्रीली हम लोग वेक्टर r2 कहते हैं। और हाँ, वो बताया मैंने x2 y2 z2, ये सारे नोटेशन फ्रीली आप यूज करें, कोई रोक टोक नहीं है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली सब सेम है। आपसे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू पूछ रहे हैं, तो पहले आप वेक्टर पी क्यू निकालो, फिर वेक्टर पी क्यू का जो मॉड निकालोगे वो डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। तो वेक्टर पी क्यू 2D में तो डिस्टेंस फार्मूले का प्रूफ वगैरह जनरली हम लोग नहीं देते, पर ये 3D है, इसको लर्न अभी बिल्कुल बिगिनिंग से लर्न कर रहे हैं, और इसका प्रूफ ज्यादा है।
टिपिकल भी नहीं है, तो आप लर्न करो। वेक्टर पी क्यू का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। R2 माइनस R1 कर लो दोनों वेक्टर्स को माइनस, x2i माइनस x1j, x2 माइनस x1i, फिर आएगा y2j माइनस y1j, y2 माइनस y1j, देन यू विल हैव z2 माइनस z1k। ये देखो वेक्टर पी क्यू। डाउट हमें पूछे और इसका मॉड निकाल दिया तो डिस्टेंस फार्मूला तैयार हो जाएगा, पी क्यू का लेंथ आ जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जे कंपोनेंट बाई 2 माइनस y1 का स्क्वायर करें, के कंपोनेंट z2 माइनस z1 का स्क्वायर करें। तो देखो यही डिस्टेंस फार्मूला ये 2D में था। इफ यू इग्नोर z कोऑर्डिनेट देन 2 डायमेंशनल फार्मूला इज रिक्वायर्ड एज ए पर्टिकुलर केस। देखो समझो, इसी में अगर के कोऑर्डिनेट को बिगिनिंग से इग्नोर कर दें तो 2D का फार्मूला जनरेट, उसी का प्रूफ बन गया 2D वाले का। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू थोड़ा इजी पड़ता है, यही ज्योमेट्री के थ्रू थोड़ा हार्ड पड़ता है प्रूफ इसका। ज्योमेट्री के थ्रू आजकल तो कोई करता ही नहीं, इसी के थ्रू करने लग गए, वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू। देखो बेटे पूछो, नोटेशन से सीख रहे हैं, ये नोटेशन आपके बहुत काम के नोटेशन है जो हम साथ के साथ यहां पर बता रहे हैं। R2 माइनस R1 वेक्टर पी क्यू निकला, वेक्टर पी क्यू क्या निकला, R2 माइनस R1 निकला, वेक्टर पी क्यू क्या निकला, ये निकला। तो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो क्या निकले, ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, बाद में आपके काम आएंगे। तो नोट, अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर पी क्यू या लाइन पी क्यू के डीआर्स पूछ दे तो यही है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 है ये सारा। तो डीआर्स पूछ दे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 इज टू y2 माइनस y1 इज टू z2 माइनस z1। इस वेक्टर पी क्यू में आई जे के के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो उसी वेक्टर के डीआर्स है, और डीसीज ने पता लगाना तो इसी से ए बी सी है, और डीसीज पता लगाना हो तो डीसीज का फार्मूला आपको आता है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इक्वल टू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन इक्वल टू सी बाय अंडर रूट। आप प्रॉपर सिग्मा बनाना एवरी टाइम। ये मैं शॉर्टकट में ना, ये सिग्मा नहीं है, ये एक्चुअली एप्सिलॉन है, गलत है, ये सही है ये वाला। तो यही आपको ड्रा करना है। जल्दी जल्दी में आपका टाइम बचाने के लिए कभी कभी दूसरा बना देता हूं, आपको एवरी टाइम ये बनाना प्रॉपर सिग्मा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वेक्टर पी क्यू ये लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन कोई मांगे ना तो R2 माइनस R1 होती है, R2 माइनस R1, ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इसे स्लोप कहते भी हैं, वेक्टर M से डिनोट कर देते हैं हम लोग कई बार, वेक्टर M फॉर स्लोप वेक्टर। तो वेक्टर पी क्यू का ये डायरेक्शन वेक्टर है R2 माइनस R1, और उसे कार्टेशियन में जब एलैबोरेट किया तो साफ साफ डायरेक्शन रेशियोज नजर आई, और फर्दर आप चलोगे तो डायरेक्शन कोसाइंस नजर आएंगे। बेटे डाउट पूछो। ये सेक्शन फार्मूला नेचुरली जो आपकी ज्योमेट्री है उसमें डिस्टेंस फार्मूला, कहीं सेक्शन फार्मूला, कहीं कुछ ये आते रहते हैं। अब की बार तो मैंने लिख ही दिया, देखो x1 y1 z1 कहते हैं, उसी को वेक्टर R1 कहते हैं,
और उसी को x1i प्लस y1j प्लस z1k कहते हैं। ये पॉइंट ए आपको दिया हुआ है। इधर हमने बी पॉइंट दे दिया आपको वेक्टर r2 और उसी को x2 y2 z2 कहते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k। और वेक्टर अलजेब्रे का सेक्शन फार्मूला आपने लर्न किया हुआ है, C पॉइंट कैन बी फाउंड, C कैन बी फाउंड, C डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ m:n। तो C कैन बी फाउंड, इट्स C यू कैन अज्यूम वेक्टर R, सपोज करो इसे वेक्टर R कहते हो या वेक्टर C कहते हो, जो भी चाहो वो कह दो। तो दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ C कैन बी फाउंड बाय सेक्शन फार्मूला लाइक m_r2 m टाइम्स वेक्टर r2 प्लस n टाइम्स वेक्टर r1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यही सेक्शन फार्मूला 3D का है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वेक्टर वाला है। यस वेक्टर वाला। अभी देखो मैं 3D का बना देता हूं। ये पता है क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो यहां पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n। जो ये वहां 2D में होता है वही सेक्शन फार्मूला ये लिखा पड़ा है। ये आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, पहचान नहीं आ रही, अभी देखो पहचान आएगी। वेक्टर r को लिखिए xi प्लस yj प्लस zk, मतलब वेक्टर r का मतलब समझ रहे हो, c के पॉइंट, c के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। C तो पता लगाना, जो पता लगाना वो यही है। मतलब आपको पता किसका लगाना है, x y z का पता लगाना। x y z जब आ जाए तो समझ लेना C आ गया। राइट साइड m प्लस n, वेक्टर r2 को चेंज करिए x2i y2j z2k प्लस वेक्टर r1 को चेंज करें x1i y1j z1k। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड को आई कोफिशिएंट सर्च करो, देखो ध्यान से, mx2 प्लस nx1, आई कंपोनेंट वही है जो हम लोग सोच रहे थे, mx2i प्लस nx1j। तो आई का कोफिशिएंट हुआ mx2 प्लस nx1, दो जगह लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आई का कोफिशिएंट हो गया। m प्लस n का डिवीजन सारे वेक्टर में लगेगा। और अब आप j कंपोनेंट सर्च करो, my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, mz2 प्लस nz1 बाय m प्लस n। साफ साफ दिख रहे, एक्स वाई जेड यही तो है, तो यही तो अपना पॉइंट सी है, तो यही तो सर्च करना चाहते थे, सेक्शन फार्मूला आ गया। तो जो वो वेक्टर आर, जो वेक्टर अलजेब्रे का सेक्शन फार्मूला वही 3D का सेक्शन फार्मूला है, वही अगर 4D इन्वेंट करें, 5D करें, तो उन सब का सेक्शन फार्मूला कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, डाउट पूछ लो बेटे अगर है कुछ तो। इसी तरह mn की जगह λ/1 अज्यूम करोगे तो यही सब प्रोसीड कर जाता है। मैं वैसे इंटरेस्ट के लिए लिख देता हूं थोड़ा सा, जैसे a पॉइंट है x1 y1 z1, b पॉइंट है x2 y2 z2, 3D है तो 3D तक लिखना पड़ेगा। c डिवाइड्स ab इन द रेशियो ऑफ λ/1। जो काम m/n से होता है वही काम λ/1 से होता है। इन फैक्ट m/n इज नथिंग बट λ/1। वो कैसे, वो ऐसे देखो, m/n, क्योंकि रेशियो है तो डिवीजन अलाउड का इसका मतलब है m/n इज टू 1, इसका मतलब हो गया λ/1। तो जो काम m/n से होने वाला है वो काम λ/1 से हो जाता है। तो हम m/n अज्यूम क्यों करें, क्योंकि m/n में 2 अननोन्स हैं, ये 2 अननोन्स आपको क्वेश्चंस में ट्रबल ज्यादा करेंगे, λ/1 क्वेश्चन में कम ट्रबल करेगा। इसी वजह से
हम लोग लैम्डा इज टू 1 अज्यूम करते हैं। जब भी रेशियो अज्यूम करने की जरूरत हो m इज टू n कभी अज्यूम ना करें, लैम्डा इज टू 1 अज्यूम करें, क्योंकि जो एक्टिविटी m इज टू n की है वही एक्टिविटी लैम्डा इज टू 1 की है। लैम्डा इज टू 1 में हमें फायदा है और m इज टू n में डिसएडवांटेज है। तो लैम्डा 1 का रेशियो इसीलिए हमने आपको बताया, इसे भी लिखना। देखिए वही है, कुछ खास अलग नहीं। लैम्डा x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय लैम्डा प्लस 1, फिर लैम्डा बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 बाय लैम्डा प्लस 1, लैम्डा z2 1 इंटू z1 लैम्डा प्लस 1। हो जाएगा, हो गया। सेक्शन फार्मूले से बनता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो आपको थोड़ा मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ तो दिखता नहीं है। मिड पॉइंट फार्मूला हम बताते हैं आपको। मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है, हेडिंग डाल देते, थोड़ी सी बता देते हैं। वैसे तो ये अननोन चीजें नहीं है आपकी। मिड पॉइंट फार्मूला, ए पॉइंट वेक्टर r1, बी पॉइंट वेक्टर r2, सी लाइज इन द मिडल, m पॉइंट है ये सी मिडल पॉइंट, और इस मिडल पॉइंट का होगा r1 प्लस r2 बाय 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट इज r1 प्लस r2 बाय 2। ये तो वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कैसे करें? तो कार्टेशियन में कन्वर्सन के लिए r1 r2 की वैल्यू डाल दो, कन्वर्ट हो जाएगा x1 i y1 j z1 के। r1 अपना सर्टिफाइड इतना ही रहेगा सारी ज्योमेट्री में। r2 की वैल्यू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k बाय 2। और इसके साथ i कंपोनेंट सर्च कर लो, x1 i प्लस x2 j, यहाँ और यहाँ दो जगह अवेलेबल, x1 प्लस x2 बाय 2। फिर j कंपोनेंट विल बिकम y कोऑर्डिनेट। तो j कंपोनेंट आ रहा है y1 प्लस y2 बाय 2, और k कंपोनेंट आ रहा है z1 प्लस z2 बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। r1 प्लस r2 बाय 2 वेक्टर नोटेशन में, और ये वाला कार्टेशियन नोटेशन में। और उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, आपको वो बताते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड सीखिए। ये देखो, ए पॉइंट वेक्टर r1, बी पॉइंट वेक्टर r2, सी पॉइंट वेक्टर r3। तो इसका सेंट्रॉइड मीडियन पर लाई करता है यहाँ, और मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले तो आप m पता लगा लो। तो m देखिए ये रहा, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, r1 प्लस r2 बाय 2। m आ गया। अब यहाँ cm बना देता हूं यहाँ पर दोबारा, तो कन्वीनियंस रहेगी आपको। c पॉइंट वेक्टर r3, m पॉइंट इज r1 प्लस r2 बाय 2। वेक्टर आप प्रॉपर बनाना, अच्छा हमेशा प्रॉपर एरो बनाना, ठीक। और G समवेयर हियर, C से 2 डिस्टेंस पर और M से 1 डिस्टेंस पर 2:1 का रेशियो वही है वहां पे, वही चीज यहाँ पे कॉपी कर दी। तो G कैन बी फाउंड, G कैसे आएगा? डबल ऑफ दैट, डबल ऑफ दैट करोगे तो 2 कट जाएगा, r1 प्लस r2 आएगा प्लस 1 इंटू r3 अपॉन 2 प्लस 1। यही सेंट्रॉइड है, r1 प्लस r2 प्लस r3 बाय 3। कितना आसानी से है, r1 प्लस r2 प्लस r3 बाय 3। अब इसको कार्टेशियन में
चेंज करके देते हैं उसको, एक्स बाई जेड में क्या कैसा नजर आएगा वो भी देख लेते हैं। तो एक्स बाई जेड के लिए आप वैल्यू लिखो, वेक्टर r1 की वैल्यू होगी x1 i, y1 j, z1 k है ऐसे। फिर r2 की वैल्यू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। फिर r3 की वैल्यू x3 i प्लस y3 j प्लस z3 k डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें i कंपोनेंट सर्च कर लो, i कंपोनेंट कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 आएगा। मैं यहीं लिख देता हूं, थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पर। i कंपोनेंट पर साफ दिखता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। ये लीजिए, ये वो बन गया x कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में आ गया, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ गया कार्टेशियन नोटेशन में। तो j का कोफिशिएंट देखो बेटे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, दैट इज j कंपोनेंट। एंड k कंपोनेंट इज z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3। ये ही सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया। ठीक, कोई डाउट लगा हो मन में तो फिर से पूछ सकते हो, यही है सामने, इजी होता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 बाय 3। और जो x y z में लिखना हो तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ z कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 3। आसानी है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि क्या सामने है। इसमें नहीं, वो तो अलग है शीट, इसमें ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको बता चुका हूं मैं वेक्टर अलजेब्रे के अंदर, पर कोई प्योर 3D लर्न करेगा उसको फिर से जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक्स ओ वाई जेड है और ये आपकी लाइन है। लाइन आपकी, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बना रही है। जब कभी ऐसी सिचुएशन है तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा, तीनों मिलके इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। LMN तो नोटेशन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू है। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एंड there is very important feature of these direction cosines that L square plus M square plus N square is 1। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि ये 1 क्यों है, क्योंकि 3D में इसे 1 प्रूव करने में काफी टफ है। मैं थोड़ा 2D में थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूं, बता सकता हूं कि ये 2D में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 1 होता है और 3D में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। 2D में आपको दिखाई पड़ सकता है, 3D में वो ऐसे नजर नहीं आएगा। 3D है ना, तो वो 3D और पेपर है 2D, तो इसलिए बताने में और सीखने सिखाने में दिक्कत आती है। फिर भी थोड़ा मोटिवेट करने में कोई बुरा नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे यहां से ये वाली लेंथ ले लेता हूं, OP लेंथ सपोज करो R है, यही लाइन आपकी OP है। ये लाइन O से ओरिजिनेट हो, कहीं और भी हो सकती है, कन्वीनियंस के लिए मैंने O के साथ बना दी। तो OP मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, OP मेक्स बीटा एंगल विद वाई एक्सिस, और जब जेड एक्सिस होगी तो गामा एंगल, वो 3D हो जाती है, मैं तो 2D में बता रहा हूं। तो इस केस में OP की लेंथ R दिख रही है। अब P पॉइंट का पता करो, ध्यान से देखना। P पॉइंट कैसे आया, P पॉइंट है OA, AP। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं OA, AP रफली। ठीक, तो OA की लेंथ कैसे निकलेगी, OA अपॉन R इज कॉस अल्फा, पहचानो।
ओ ए बाई आर क्या है, कॉस अल्फा है। तो ओ ए की वैल्यू आ गई आर कॉस अल्फा, ठीक। एपी की वैल्यू एपी अपॉन आर, वैसे तो साइन अल्फा है पर हमें अल्फा में नहीं बीटा में लिखना है, बीटा। तो दिस एंगल इज बीटा। वो क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एपी अपॉन आर इज कॉस बीटा, बीटा को यूज करना है। हालांकि बीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा, पर नहीं, हमें बीटा ही यूज करना है। तो एपी आ गया आर कॉस बीटा, ठीक है। अब आप ओपी की लेंथ निकालो। ओपी की लेंथ निकालना डिस्टेंस फार्मूले से, 0 0 और इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा, टिक वाला जो काम है ना, जो टिक कर दिया उसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ ना। अभी देखे रहे ना ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओपी की लेंथ आर ली थी तभी तो रिजल्ट आई है। तो ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी इक्वल टू आर बाई डायरेक्ट मेथड, मतलब हमने अज्यूम किया था वो आई। लेकिन ओपी की लेंथ ये आई x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें, स्क्वायर रूट रिमूव करें, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, ये आर स्क्वायर का डिवीजन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो 2D के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सिमिलरली लिख देता हूं 3D में, वो जेड कोऑर्डिनेट की वजह से हम उतना अच्छा समझा नहीं सकते, उसकी प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 1 इन 3D। इस तरह वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 का प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपको। मुझे थोड़ी मोटिवेशन खुद को आती थी तो मैंने आपको बताई। मोटिवेशन भी कोई नहीं, डायरेक्ट ही सारे लोग लिखे रहते हैं, लिखे जाते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लो। पर मैंने बताया ये कुछ कुछ इस तरह आता है। 3D के अगर 3D का गामा एंगल ड्रा करें तो वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कन्वीनियंटली मेथड 3D का भी यही है, आता है। थोड़ा ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। आप खुद जरूर कर सकते हो, मैंने इतना किया 2D में करके दिया, आप इस लाइन को 3D में। ओपी ले लो, ओपी, ओ कहाँ, ओरिजिन कॉर्नर है आपके रूम का, और पी कहाँ, वो फैन का मोटर है, और उसके साथ आप इन एंगल्स को ले करके देखो, अगर कैपेबिलिटी है तो दूसरा वाला आप डिराइव करके देखो। प्रैक्टिकली फिजिकली डिराइव होगा, ये फिगर तो नहीं बनती। ठीक है, तो हमने आपको डायरेक्शन कोसाइंस समझाए, बताए, और काफी अच्छा मोटिवेट करने का ट्राई किया। डायरेक्शन कोसाइंस के साथ अटैच होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये देखो वो रिलेशन पहले वेक्टर अलजेब्रे के अंदर बताया था, यहां भी याद करना है। एल इज ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एंड एन इज सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें जब कभी बहुत रिजिडिटी के साथ जरूरत पड़े तो आप इनमें प्लस माइनस साइन यूज कर सकते हैं। वैसे हम जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑथर्स डोंट यूज प्लस माइनस साइन, तो आप भी मत यूज करिए, पर इसमें प्लस माइनस साइन बिल्कुल होता ही है, क्योंकि जब डीआरस आपके ए बी सी होते हैं उसी टाइम डीआरस माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी उसी लाइन के डीआरस हैं, क्योंकि ये रेशियो है, नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन परमिट है। अगर इसके बेस पर डायरेक्शन को साइन निकालोगे तो नेगेटिव साइन के साथ निकलेंगे, और फर्स्ट के साथ डायरेक्शन को साइन निकालोगे तो प्लस के साथ निकलेंगे। ठीक है, हाँ, ये जो डीसीज हैं इनका भी मोटिवेशन होता है कि ऐसा एक ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं।
ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन की डेफिनेशन ये है, L अपॉन ए M अपॉन बी N बाय सी। ये तो है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो। नीचे वालों को डीआर्स कहते हैं और ऊपर वालों को डीसी कहते हैं। अब आगे की बात बताता हूं। देखिए, कोई फ्रैक्शन आपको दी हुई है। सपोज करो आपको कोई फ्रैक्शन दी ना, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। देखो तीनों इक्वल है। अगर ये दिए हो तो आप अपनी मर्जी से ये भी लिख सकते हो, क्या? अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देखो, ये भी हाफ है। और ये जनरल रूल है फ्रैक्शंस का। आप कोई और भी ऐसी इक्वालिटी लिखना और इसके इक्वल करना, ये तो ये राइट बना रहेगा। ये अब भी हाफ है। ये अकेला नहीं है, देयर आर सो मेनी सच ऑपरेशंस। वो एक मैथमेटिशियन था चारपेट करके, उसने सेवरल ऑपरेशंस इस तरह के इन्वेंट किए। उनमें से ये वाली ऑपरेशन यहां पे लगा दो, ये वाली। तो L बाई ए M बाई ए B N बाई सी इक्वल है। इनकी फर्दर वैल्यू हो गई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गई। ऊपर जो दिखता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, वो तो 1 हो गया। तो इस तरह ये बन गया L बाय ए इक्वल टू M बाय बी इक्वल टू N बाय सी, M बाय बी इक्वल टू N बाय सी इक्वल टू 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे हुआ क्या? L बाय ए इक्वल टू दैट हुआ। देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट करिए तो ये ए है ना, बाद में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L की वैल्यू आपको दे जाएगा A इंटू 1 बाय अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड इक्वल टू लास्ट करोगे तो M की वैल्यू आएगी B अपॉन दिस, B इंटू 1 अपॉन दिस, तो अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर। N की वैल्यू आएगी C बाय अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूले LMN के जनरेट होते हैं। जनरेशन कहीं जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो पॉसिबल था तो मैंने करके दिया। ज्यादा लेंदी, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। प्लस आपको एक ऑपरेशंस पता लगी। ये एक ही नहीं, देयर आर सो मेनी सच ऑपरेशंस। इधर देखना, 1 प्लस 2 बाय 2 प्लस 4 कर दो, ये अभी भी देखो हाफ है। और देखना, 2 प्लस 3 बाय 4 प्लस 6 कर दो, ये अभी भी हाफ है। और देखिए उस 1 में ना 9 मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो उस 1 में। फॉर एग्जांपल 9 कर दो, इस 2 में 6 कर दो, इस 3 में कोई 4 मल्टीप्लाई कर दो। जो मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया वही नीचे करना, तो बैलेंस अनचेंज रहेगा। 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4। आप कैलकुलेशन करके देखना, ये अब भी हाफ है। ये हमने यहाँ स्क्वायर रूट किया था, ये स्क्वायर रूट ही नहीं, क्यूब रूट भी अलाउड है। इधर देखिए, क्यूब रूट करिए, दोनों ऊपर भी और नीचे भी क्यूब रूट करिए। अब क्यूब्स करना है, क्या? किसका क्यूब? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कर दिया, और नीचे 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब कर लिया। आप कैलकुलेशन करके देखना बाद में, ये अब भी हाफ है। अगर यहाँ 4th रूट कर दोगे, 4th रूट, तो ये पावर ना 4 करने पड़ेंगी। अगर 5th रूट कर दिया तो पावर 5 करनी पड़ेगी, और रिजल्ट हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरी इन्वेंशन नहीं है। चारपेट एक मैथमेटिशियन था, ये उसकी इन्वेंशन है। बहुत कुछ है ये फ्रैक्शनल ऑपरेशंस। तो उन्हीं में से वो कंपोनेंडो डिविडेंडो जो हम लोग लर्न करते रहते हैं ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो द ऑपरेशंस ऑफ द सिमिलर टाइप। ठीक है, तो आज का तो टाइम मोस्टली हो गया है, यहीं पर रखें, काफी काम हुआ। आप करें।
अभी मैं इसको भेज रहा हूँ आपके पास।